हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रक्षिता भाटी आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कैसे फॉर्म होता है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। आपने डेली लाइफ में ये वर्ड बहुत सुना होगा, कॉन्ट्रैक्ट, दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके जो बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको जानते हैं कि किन एलिमेंट्स को मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। According to ICA, Indian Contract Act 1872, a contract is an agreement enforceable by law। ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होना। अगर एक एग्रीमेंट पार्टीज के बीच में फॉर्म हुआ है जो कि एनफोर्सेबल है बाय लॉ, जिसको लॉ के द्वारा एनफोर्स कराया जा सकता है, तो वो क्या बन जाता है? वो एग्रीमेंट बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जानते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए 5 एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ऑफर, जिसको प्रपोजल भी कहा जाता है। सेक्शन 2A डिफाइन करता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी कोई इच्छा जाहिर करता है, इस उम्मीद के साथ, इस इंटेंशन के साथ कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसको एक्सेप्ट कर ले, अपनी सहमति उसमें दे, तो ये क्या बन गया, ये क्या हो जाता है? ये होता है एक ऑफर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ऑफर्स टू सेल हिज बाइक फॉर ₹10,000। ए नाम का एक व्यक्ति है, वो एक ऑफर देता है कि वो अपनी बाइक को बेचना चाहता है 10,000 रुपए में। यहाँ ए ने ऑफर दे दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा एक्सेप्टेंस। ऑफर के बाद आएगा एक्सेप्टेंस। डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B में। व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। ए ने ऑफर दे दिया कि वो बाइक बेचना चाहता है। अब मान लीजिए कोई बी नाम का व्यक्ति आता है और वो कहता है कि ठीक है, 10,000 रुपए में मैं तुम्हारी बाइक खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी एक्सेप्टेंस उसने दे दी। यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ सेकंड एलिमेंट। द अदर पार्टी मस्ट एक्सेप्ट द ऑफर क्लियरली। जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, बी अग्रीज टू बाय इट। अब भी तैयार हो गया बाइक परचेज करने के लिए। तो अब ये क्या हुआ? ये एक एग्रीमेंट फॉर्म हो गया ए और बी के बीच में। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि पहले ए ने ऑफर दिया, ठीक है, अब उस ऑफर को बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो ये क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच। ए और बी के बीच में क्या हो गया? एक एग्रीमेंट बन गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट आता है कंसिडरेशन। इट मीन्स समथिंग इन ल्यू, जिसके लिए एक लीगल मैगजिम भी है, क्विड प्रो क्यो। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ए यहाँ पर एक पार्टी हो गई जो कि बेचना चाहती है अपनी बाइक। बाइक क्या हुआ? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो गया। और ये 10,000 रुपीज क्या हुए? ये हुआ हमारा कंसिडरेशन। ठीक है, क्योंकि जब ए अपनी बाइक बेच रहा है बी को, तो उसको भी तो बदले में कुछ चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि वो फ्री में अपनी बाइक दे देगा बी को। तो उसको जो अपनी उसकी जो ऑब्जेक्ट है, जो बाइक है, उसकी सेम वैल्यू का जो भी उसको बदले में मिल रहा है, वो क्या हो गया? कंसिडरेशन। और ये क्या होता है? आमतौर पर ये मनी होता है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दोनों पार्टीज के बीच में ना एक लीगल रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि क्या होगा? दोनों पार्टीज बाउंड होंगी उस एग्रीमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए। बोथ पार्टीज मस्ट इंटेंड both parties must intend a legal agreement, family
या फिर सोशल प्रोमिसेस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी, यहाँ पर दो अलग अलग लोग ना होके दो भाई होते, और ए बी को प्रॉमिस करता कि मैं अपनी बाइक तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। वहां ना कोई कंसिडरेशन है ना कुछ है, तो ये क्या हुआ, ये सिर्फ एक प्रॉमिस हुआ, ना तो ये कोई एग्रीमेंट हुआ और ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि दोनों पार्टीज यहाँ पर लीगली बाउंड नहीं है उस एग्रीमेंट को फुलफिल कराने के लिए। ठीक है, तो इसलिए पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत आवश्यक है कि जो पार्टीज हैं, सबसे पहले उनका किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट होना होना बहुत जरूरी है। ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 11 ऑफ आईसीए में। तो एक कौन कौन से कैपेसिटी कैसे कब बनेगी दोनों पार्टीज की, जब दोनों पार्टीज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज होंगी। ये डिफाइन किया गया है इंडियन मेजोरिटी एक्ट के सेक्शन 3 में। दूसरा है ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, हो रहा है दोनों पार्टीज के बीच में, तो दोनों पार्टीज कैपेबल होने चाहिए उसको समझने के लिए और फॉर्म करने के लिए एक रैशनल जजमेंट। थर्ड आता है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ। उनको किसी भी लॉ ने डिस्क्वालीफाई ना किया हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मान लीजिए कोई एलियन एनिमी है। मान लीजिए कोई सिटीजन है जो कि किसी एनिमी कंट्री को बिलोंग करता है, और उसको किसी लॉ ने मना किया है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल आता है कोई भी इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट पर्सन जिसको बार किया गया है किसी लॉ के द्वारा। किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सेक्शन 10 कहता है आईसीए का, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। वो सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे अगर वो पार्टीज के बीच में फ्री कंसेंट से हुए हैं। इस फ्री कंसेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि फ्री कंसेंट क्या होता है। पार्टीज के बीच में जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए पार्टीज को, 18 साल से ज्यादा की उनकी एज होनी चाहिए, उनको साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, किसी भी लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए, और किसी भी लॉ ने उनको वॉइड डिक्लेयर ना किया हो। ठीक है, अब लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, सेक्शन 23 एक्सप्लेन करता है व्हेन कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। तो सबसे पहले हम लॉफुल जानने के लिए हम समझते हैं अनलॉफुल क्या है। अनलॉफुल कब होगा हमारा कोई भी कंसिडरेशन, जब इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जब लॉ ने उसको मना किया हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए बी से ड्रग्स परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने आप में एक इलीगल काम हो गया जिसको लॉ मना करता है, फॉरबिडन है। तो यहाँ फिर कंसिडरेशन हमारा कैसा हो जाएगा, अनलॉफुल। सेकेंड है इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ और इज फ्रॉडुलेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है इनकम टैक्स को बचाने के लिए, तो अगेन ये एक लॉ के प्रोविजंस के अगेंस्ट हो गया, तो कैसा कंसिडरेशन हुआ, अनलॉफुल। नेक्स्ट है इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी दूसरे अन्य व्यक्ति की व्यक्ति को या फिर उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, तो अगेन यहाँ पर अनलॉफुल हो गया कंसिडरेशन। नेक्स्ट है इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अपने आप में इमोरल है, अनैतिक है या फिर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो कैसा कंसिडरेशन होगा, अनलॉफुल। ठीक है, यानी कि कंसिडरेशन हमारा लॉफुल होना चाहिए, कानून की नजरों में वो लीगल होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स
समझ में आए होंगे और आपको ये भी समझ में आया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैसे फॉर्म होता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होना बहुत अनिवार्य है और उस एग्रीमेंट के साथ-साथ और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका होना आवश्यक है, जिनको हमने इस वीडियो में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।